कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की वैज्ञानिक खेती पर संपूर्ण जानकारी। रजनीगंधा की पेड़ी फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। भेड़ों के आवास एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। खरीफ में मूंगफली की खेती प्रमुख रूप से शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़ और खरगोन जिलों में लगभग 220,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो अभी खेती तैयारी में लगे होंगे। अगर आप इसकी उन्नत किस्म का चयन करके वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार खेती करेंगे तो निश्चित ही अच्छी उपज प्राप्त होगी। लेकिन कैसे करें मूंगफली की वैज्ञानिक खेती, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति में। मूंगफली की खेती। किसान भाइयों, खरीफ मूंगफली की सफल खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें वर्षा के पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो। भूमि की किस्म के अनुसार ही मूंगफली की विस्तारी, झुमका तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का चयन करें तथा यथा संभव प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोत से क्रय किया गया बीज ही काम में लेवे। खरीफ मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय जून से मध्य जुलाई तक है। खेत की अच्छी तैयारी के बाद दीमक प्रभावित क्षेत्रों में क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी प्रकार मिलाएं। सफेद तट के प्रकोप वाले क्षेत्रों में फोरेट 10% का, क्विनाल्फास 5% या कार्बोफ्यूरान 3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देवें। यदि ऐसा नहीं कर पाए हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस 20% या क्विनाल्फास 25% की 2 लीटर मात्रा से प्रति 80 किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करें। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थाइरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। कालर सड़न तथा उकठा रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए 4 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो बीज का उपचार लाभदायक पाया गया है। इन उपचारों के बाद 500 ग्राम राइबोजिनियम कल्चर से भी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपचार करें।
ऐसा करने से परिस्थितियों के अनुसार 10 से 20 किलोग्राम से प्रति हेक्टेयर की दर से नत्रजन की बचत होती है। इतनी ही मात्रा से पीएसबी के कल्चर से बीज उपचार करने से भूमि में उपलब्ध फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। झुमका किस्मों का 100 किलोग्राम, विस्तारी किस्मों का 60 से 70 किलोग्राम तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का 80 से 85 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवे। झुमका किस्मों की बुआई 30 सेंटीमीटर तथा विस्तारी एवं अर्ध विस्तारी किस्मों की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर की दूर स्थित कतारों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। झुमका किस्म में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अन्य किस्मों में लगभग 15 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए असिंचित फसल में 10 किलोग्राम नत्रजन एवं 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा सिंचित फसल में 20 किलोग्राम नत्रजन एवं 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल डोज के रूप में बुवाई के समय खेत में उड़ कर देवें। इसके अतिरिक्त 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम भी देवें। मूंगफली के खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। इस हेतु परिस्थिति अनुसार यथोचित क्रिया अपनाएं। बुआई के 30-35 दिनों बाद झुमका किस्मों के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। मूंगफली की सुइयां बनना शुरू होने के बाद जमीन की छेड़छाड़ नहीं करें। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें। मूंगफली की खड़ी फसल में लगने वाले कीटों में कतरा, सफेद लट, दीमक एवं मोयला तथा बीमारियों में टिक्का, पीलिया क्लम्प वायरस प्रमुख हैं। अतः इन कीट व्याधियों से फसल को बचाने के लिए कारगर परंतु कम खर्चीले उपाय अपनाएं। किसान भाइयों, यदि आप आज बतलाई गई उन्नत कृषि विधियों को अपनाकर मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों के अंतर्गत रजनीगंधा की खेती बहुत से किसान करने लगे हैं और जो किसान रजनीगंधा की पेड़ी फसल ले रहे हैं वो अभी फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को पूरा करें जिससे अधिक फूलों की उपज मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश। किसान भाइयों, रजनीगंधा की फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो इसकी रुपाई 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में करते हैं। इसके बाद में इसकी देखरेख करते रहते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई जो पिछले वर्ष की फसल में, जिसे हम पेड़ी प्रबंधन कहते हैं या रेटून मैनेजमेंट कहते हैं, यदि किसान भाई रेटून मैनेजमेंट करें तो उससे जो हमारी मुख्य फसल है उसकी तुलना में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में बुआई करते हैं, उसके बाद उसकी देखरेख करते रहते हैं तो हमें किसान भाइयों 15 अगस्त से फूल प्राप्त होने चालू होते हैं और जो फूल हमें 15 नवंबर तक फूल प्राप्त होते हैं
तो अब रैटून प्रबंधन, पेड़ी प्रबंधन के लिए क्या करें, जैसे फूल प्राप्त हो, फूल काटने के बाद में उसकी हल्की सिंचाई करके उस फसल को ऐसी छोड़ दें। जैसे ही 15 फरवरी आ जाए, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा पत्तियां हो तो उन्हें हल्की सी काट दें। जैसे ही हम फरवरी और मार्च में सर्दी समाप्त होती है तो इसकी फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार रहित कर दें, तथा एक बार इसमें जो घास फूस है निकाल के और जो पोषक तत्व प्रबंधन करें, उसमें फास्फोरस और पोटास की एक बार जो मात्रा जो इसके लिए रिकमेंडेड है कि हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से इसे फरवरी मार्च के महीने में गुड़ाई करके पौधों पे मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद सिंचाई कर दें। इसके बाद फसल में समय समय पे पानी देते रहें कि पानी सूखने न पाए। साथ ही एक विशेष ध्यान ये रखते हैं कि रैटून प्रबंधन में कि हम फसल सुरक्षा पर ध्यान देते रहें। यदि कि इसमें फसल में कोई कीट बीमारियां दिखाई दें तो उसका निदान करते रहें। कभी कभी फूलों के समय में माहू या एफिड्स का प्रकोप होता है, ये देख लें। इससे क्या होता है कि हमारी जो फूलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो यदि किसी तरह से कोई कीड़ा या एफिड्स का प्रकोप हो रहा है तो मोनोक्रोटोफास 1.25 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव कर दें। तो जैसे हम जो बताया कि रैटून प्रबंधन करने से हमें 15 मई से और 15 जुलाई तक भारी मात्रा में फूल की स्पाइक्स मिलती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रैटून प्रबंधन करने पर फूल स्पाइक्स आई हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फूलों से जो लाभ इस बात पे निर्भर करता है कि इस समय बाजार में फूलों की उपलब्धता बहुत कम रहती है। जून में जो हम रोपाई करते हैं, फ्रेश फसल बोते हैं, उससे फूल हमें 15 जुलाई से और सितंबर के बीच में प्राप्त होते हैं। और उस समय कुछ जगह पे ऑफ सीजन ग्लैडियोलस के फूल आ जाते हैं तो हमें उसकी तुलना में कम लाभ प्राप्त होता है। और ये इस समय बाज़ार में जो फूल की उपलब्धता कम होने के कारण एक स्पाइक्स की कीमत 5 से 6 रुपये तक मिल रही है। ये जैसे हमें फूल प्राप्त होंगे तो जब 15 अगस्त तक फूल ओवर हो जाएं, उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर में फसल को निकाल के अक्टूबर के महीने में बल्ब निकाल के सुरक्षित रख लें और उन बीज को फिर अगले वर्ष हम बुआई के काम में ला सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों, रैटून जो पेड़ी प्रबंधन है, इससे हमें फ्रेश फसल की तुलना में बीज की लागत नहीं देनी पड़ती है, बुआई पे व्यय नहीं होता है। केवल फसल देखरेख पे और पोषक तत्व प्रबंधन करने पे बहुत अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम जो किसान भाइयों के अनुभव हैं उससे ये 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक की शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है। और अक्टूबर में हम बल्ब की खुदाई करके फिर बल्ब को भंडारित कर दें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के छोटे एवं मझोले किसान कृषि के साथ भेड़ पालन को अपना रहे हैं, किंतु अधिकांश कृषक भेड़ों के आहार एवं आवास प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण भेड़ों की धीमी बढ़वार होती है। तो भेड़ों की देखरेख किस तरह से करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. अस्थाना। गर्मियों में भेड़ों का आहार एवं आवास प्रबंधन, ये विषय एक ऐसा है जो भेड़ पालकों के लिए बहुत ही अच्छा है। और चूंकि ये मौसम, भेड़ें ऐसी जाती हैं जो ऊन और मांस के लिए पाली जाती है
गर्मियों में दिन का तापक्रम बढ़ोतरी की तरफ होता है और इस समय हरे चारे की कमी हो जाती है तथा चारागाह में भी घास वगैरह जो और अन्य दिनों में मिलती है वो नहीं मिल पाती है। संपूर्ण पोषण के लिए भेड़ों को गर्मियों में साइलेज अथवा दाना मिश्रण की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। भेड़ों के प्रबंधन में एक और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है मादा भेड़ों के लिए जो गर्भ धारण किए हुए रहती हैं और उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उनको हम झुंड से अलग कर देना चाहिए तथा विशेष आहार की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें दाना मिश्रण की आवश्यकता ज्यादा है और इसका जो देने का मात्रा है वो इस तरह से है कि जब भेड़े 8 से 6 सप्ताह पहले बच्चा देने के पहले हो तो उन्हें लगभग 100 ग्राम दाना मिश्रण प्रति भेड़ प्रतिदिन तथा सामान्य रूप से उनको चराई वगैरह करानी चाहिए। जब 6 से 4 सप्ताह रहे उनके बच्चा देने का तब ये दाना मिश्रण की हम जो मात्रा होती है उसको बढ़ा दी जाती है, उसको 200 ग्राम कर देते हैं और उनको जो सामान्य रूप से चराना और खिलाना होता है वो खिलाते रहना चाहिए। जब 4 से 2 सप्ताह बचे रहे बच्चा देने का तो दाना मिश्रण की मात्रा 300 ग्राम और जब 2 सप्ताह से बच्चा देने के समय तक उनको 450 ग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। दाना मिश्रण कैसा होना चाहिए ये हम अपने जो लोकल जो हमारे आसपास जो मिल जाने वाले अवयव हैं उनसे भी हम बना सकते हैं। जैसे कि उसमें अनाज की मात्रा 40%, जिसमें मक्का है, गेहूं है, जौ है, ये लगभग 40% रखते हैं। चुकर 30% रखते हैं। मूंगफली या तीसी की खली लगभग 27%, तो 2% मिनरल मिक्सचर और नमक 1%। इस तरह से मिलाकर के हम उनका दाना मिश्रण बना सकते हैं। अथवा इसके अलावा जैसे हम लोग दाल की चुनी है या जौ है उसको हम लगभग 46% मात्रा रख सकते हैं। बाजरा या ज्वार का दाना उसको 34% रख सकते हैं। खली 17% रख सकते हैं। मिनरल मिक्सचर 2% और नमक 1%। दाना मिश्रण हम बना लेते हैं और उसको जो मैंने पहले बताया है उसके अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम देते रहें तो भेड़ों का जो मादा भेड़ें हैं जो बच्चा देने वाली हैं उनकी आहार की पूर्ति हो जाती है। बच्चा देने के 8 से 10 सप्ताह बाद दाना की मात्रा धीरे धीरे हम लोग कम कर देते हैं और उसके बाद हम उसको दाना खत्म भी कर सकते हैं क्योंकि फिर उनको चराई पर हम लोग भेड़ों को पाल सकते हैं क्योंकि ये सबसे सुलभ और सस्ता साधन है। भेड़ों को मई जून के महीने में HS और BQ का टीका लगवा देना चाहिए। साथ ही साथ इंटेरोटॉक्सीमिया का टीका जब बच्चा देने का समय चल रहा हो उस समय इनका टीका हम लोग लगवा सकते हैं। इससे इन रोगों से इनका बचाव हो जाता है। भेड़ों का आवास प्रबंधन, भेड़ों के लिए वैसे तो किसी विशेष प्रकार के घर की आवश्यकता नहीं है। हम जो साधारण घर है उसमें ही भेड़ों का हम पालन कर सकते हैं क्योंकि इनको सिर्फ हमको जो मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बचाने के लिए ही हम आवास की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसी महंगे आवास की आवश्यकता नहीं है भेड़ों के लिए। ये भेड़ पालन का एक सबसे अच्छा चीज है कि इसमें हम बहुत महंगे आवास की आवश्यकता नहीं है। गर्मियों में जब दिन का तापक्रम अत्यधिक हो तो उन्हें सिर्फ छायादार वृक्ष के नीचे रखकर भी हम आराम करने दें और सुबह हम शाम में उसकी चराई कराई जाए तो फिर हम भेड़ को गर्मियों में आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमको संभव है हमारे पास साधन उपलब्ध हैं तो फूस से बने हुए आवास जो हवादार हो वहां हम उन्हें तेज धूप और गर्मी से बचा दोपहर के समय बचा के रख सकते हैं। बाकी के समय उन्हें किसी विशेष प्रकार की आवास की आवश्यकता नहीं होती है और अन्य दिनों में जाड़े वगैरह में जब हम भेड़ों को पालते हैं तो उस समय जाड़े से बचाने के लिए हमको उनको आवास देने की आवश्यकता होती है और बाकी के समय में भेड़ें अधिक समय अपना चराई में व्यतीत करती हैं तो विशेष प्रकार की आवास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से हम एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहपका, जिला बिलासपुर के कृषक होतम सिंह ने। यह केला की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो होतम सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। केले की खेती जो कर रहे हैं और केला लगाए हैं और जिसमें अब घेर आना प्रारंभ हो रहा है, तो किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको देखते हुए पानी की उचित व्यवस्था करना पड़ेगी। फील्ड में जो खरपतवार हैं आप उसको निकाल दीजिए और ये ध्यान रहे कि जहाँ तक हो सके टपक सिंचाई विधि का उपयोग करें, जिससे कि खरपतवार ज़्यादा ना निकले और जहाँ हमको पानी देना जितना है उतना ही पानी हम दे पाएंगे। अतिरिक्त पानी ना मिलने के कारण खरपतवार ज़्यादा नहीं उग पाएंगे और हमारी फसल को इससे काफ़ी फायदा होगा। यदि टपक सिंचाई पद्धति की हम व्यवस्था नहीं कर सकते तो चारों तो घेर बना के हम उसको पानी दे सकते हैं। पानी हम सॉइल को देखते हुए देते हैं। अगर गहरी सॉइल है हमारी तो हमको पानी का जो इंटरवल है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, जैसे 8 दिन। अगर हमारी एकदम लाइट सॉइल है तो पानी का इंटरवल हमको घटा के 5 दिन करना पड़ेगा और तापक्रम पर भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पानी का इंटरवल कम करके हमको उचित मात्रा में जल्दी पानी देना पड़ेगा, जिससे कि जो घेर हमारे आ रहे हैं उसकी वृद्धि न रुके, क्योंकि इसके पत्ते बड़े चौड़े होते हैं, जिससे इवोपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है और पानी भाप बन के बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये एक चीज़ ध्यान रखें कि जो केले के बाजू से सकर्स निकलते हैं बहुत सारे, उनको हमको निकालते रहना है। सिर्फ एक शकर को बाजू में छोड़ना है जो कि आगे हम रूटून क्रॉप ले सकें। बाकी शकर को हम निकाल देंगे। यदि हम नहीं निकालेंगे जो हमारा घेर आएगा उसका साइज छोटा होगा और फलों का आकार भी कम होगा। केला जब हम लगाते हैं उसी समय पर हम खाद ये प्रति पौधे के हिसाब से दे देते हैं। जैसे आपका है लगाते समय 25 kg गोबर की खाद दी जाती है, उसके साथ सुपर फास्फेट 625 ग्राम और पोटास जो है 500 ग्राम दिया जाता है। और यूरिया की जो मात्रा रहती है प्रति महीने 100 ग्राम यूरिया प्रति महीने वहाँ दिया जाता है। साथ जो यूरिया की मात्रा है उसको हमको शुरू में नहीं देना है और जो पोटास की मात्रा है उसमें से आधी पोटास की मात्रा करीब 100 ग्राम हम दे दें केला लगाते समय। और बची हुई जो यूरिया है हमारी यूरिया की मात्रा केले की फसल लेने के 1 महीने बाद से स्टार्ट करना है। प्रति माह हमको 200 ग्राम यूरिया प्रति माह देना है। ऐसा करके हम करीब 800 ग्राम यूरिया एक पौधे को देंगे साल भर में। उसकी रिक्वायरमेंट 800 ग्राम है। इसी प्रकार जो पोटास हमारी 100 ग्राम बची हुई है उस पोटास खाद को जब फ्लावरिंग आती है उसमें तो उस समय देना है। जब पौधे में फ्लावरिंग निकलती है तब पोटास हम 100 ग्राम दे देंगे। इस प्रकार से प्रति पौधे में हम खाद की मात्रा देते हैं। अच्छा, किसान भाई ध्यान ये भी देंगे, जब केले का आपका जो घेर है निकलता है उसमें जो इसमें फ्लावर रहता है जो करीब 1 किलो वेट का रहता है, उस फ्लावर जब पूरा मेच्योर हो जाता है आपका घेर तो फ्लावर को हमको काट के वहाँ से अलग कर देना चाहिए। यदि हम फ्लावर अलग नहीं करेंगे तो हम जो न्यूट्रिएंट देंगे उसकी बहुत सी मात्रा फ्लावर में चले जाएगी और आपका जो घेर है वो मजबूत नहीं होगा और जो केला है आपका ठोस मतलब छत्तीसगढ़ी में पोठाएगा नहीं। केले में कोई विशेष ज़्यादा इंसेक्ट का प्रकोप नहीं होता है, तब भी इसमें हम इमिडाक्लोराइड जो आती है आपकी उसको पानी में 4 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम दवा के हिसाब से बना के उसका स्प्रे करना है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जाटौली, जिला शिवपुर के कृषक मोहन किरार ने। यह भिंडी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहन किरार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले जो हमारी भिंडी की फसल खड़ी हुई है इसमें सबसे जो ज़रूरी मुख्य बात होती है कि भिंडी जहाँ पर भी लगी है वो खेत जो है वो पूरी तरह से खरपतवार मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर भिंडी की फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं और उनकी हम समय समय पर निदाई नहीं कर पा रहे हैं किसान भाइयों, तो उससे क्या होता है कि बहुत से जो कीट होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, फल को नुकसान पहुँचाते हैं, उनका प्रकोप फसल पर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि उत्पादन कम मिलता है। तो सबसे पहले आप जैसे भी आपने चित्र में लगाई हुई है तो सबसे खुरपी की माध्यम से इसकी निदाई कर सकते हैं। व्हील हो जो आते हैं, पहिए वाला निदाई यंत्र आता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। निदाई के साथ साथ आप ध्यान रखें कि जब भी आप निदाई कर रहे हैं तो निदाई के बाद आप नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा दे दें और साथ में बाद में पानी चलाना बहुत ही आवश्यक इसमें होता है, जिससे कि जो नाइट्रोजन युक्त
तत्व होते हैं वो भूमि के माध्यम से पौधों को मिल जाएं। दूसरी बात इसमें होता है कि इसमें सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाइयों। इसमें जो हमारे किसान भाइयों ने टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो टपक सिंचाई पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन होता है, साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व हैं वो भी टपक सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं। जो किसान भाइयों ने खुले खेत में वैसे ही भिंडी लगा रखी है और इसमें आप खुले रूप से सिंचाई करते हैं, तो इसमें आप देख लें कि गर्मी के आधार पर लगभग 4 से 5 दिन के अंतराल पर इसमें आप सिंचाई अवश्य कर दें। तो हम देखते हैं कि जब हमारी फसल पुष्पन पर आती है, बढ़वार अवस्था पे होती है, तो कहीं कहीं पर किसान भाइयों को पौधे की जो ऊपरी पत्तियां हैं उसमें पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार के जो धब्बे हैं आप पास में जाकर देखेंगे तो ये चकत्ते के रूप में दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके पहले 1-2 पत्ते में होता है और पूरा बाद में पौधा जो होता है वो पूरे पौधे में इस प्रकार के धब्बे फैल जाते हैं और पत्तियां आप देखेंगे कि पूरी तरह से मुड़ जाती हैं। और इस प्रकार की जो पौधे होते हैं उसमें फूल एवं फलन नहीं आता है, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों, ये जो समस्या होती है येलो वेन में जो समस्या होती है, एक वायरस जनित पीला विषाणु रोग होता है। इसमें वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है, पौधे में होती है और इसमें पूरी तरह से जो होता है पौधे की बढ़वार रुक जाती है। शुरुआती अवस्था में कुछ पौधों में दिखाई देता है, अगर इसका हमने सावधानी पूर्वक इसकी रोकथाम नहीं की तो ये पूरे पौधों में ये फैल जाता है और एक समय में पूरे जो खेत होता है इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, जो वायरस जनित रोग होता है इसका प्रसार जो होता है, आप देखेंगे बहुत छोटी सफ़ेद मक्खी जो पौधों की पत्तियों के पीछे बैठकर रस चूसती है, इसके कारण जो रोगग्रस्त पौधा होता है उस पर जब मक्खी बैठ के रस चूसती है और जब स्वस्थ पौधे पे जाती है तो जो विषाणु रोग होता है उसके कारण इसका प्रसार एक पौधे से दूसरे पौधे पर होता है। तो इसका जो नियंत्रण है, वायरस जनित रोग का रोकथाम और नियंत्रण है, तो सबसे पहले खेत में इस प्रकार के जो पौधे दिखाई देते हैं उनको आप उखाड़ लें और इनको फेंक दें। फिर इसके बाद बात आती है जो इसका रोग को फैलाता है, सफेद मक्खी रस चूसक कीट होते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और दवा के प्रयोग के रूप में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% बाजार में उपलब्ध होती है। इसकी 5 मिलीलीटर मात्रा 15 लीटर के पंप में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, जो भिंडी में जो सबसे ज्यादा फलों पर नुकसान होता है वो होता है फल छेदक कीट। ये फल छेदक कीट जो होता है, जैसे ही इसमें फूल एवं फलन का समय आता है तो इसकी जो तितली होती है, मादा तितली होती है, वो पत्तियों पर अंडे देती है और इन अंडों में से 4 से 5 दिन में एक बारीक सुंडी या लार्वा निकलता है और ये जो हमारे बढ़ते हुए पौधे होते हैं, फल होते हैं, उनमें छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है और छेद करके अंदर ही अंदर फल को आप देखेंगे कि सड़ा देता है। इस प्रकार का जो कीट का जो लक्षण पौधों में किस प्रकार से आप पहचाने, आप देखेंगे कि जब खेत में भ्रमण करते हैं तो जो हमारी भिंडी है, जो विकसित हुई भिंडी है, वो मुड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए तो जो भी हमारे ग्रसित फल खेत में लगे हुए हैं, सबसे पहले उनको चुन चुन कर उन फलों को आप निकाल लें। इसके बाद इन फलों को जो है गहरे गड्ढे में दबा दें। इसके बाद इसमें दवा का प्रयोग आप कर लें। इसके लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस नामक दवा बाजार में मिलती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा रहती है 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको छिड़काव करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बाजरा की वैज्ञानिक खेती पर संपूर्ण जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।